सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जॉली शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक नई कुल्लू और पाठ। और हमने इसमें पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से हमारी धरती पर गर्माहट बढ़ती जा रही है, किस तरीके से गैसेज वो हमारी पृथ्वी पर कहर ढा रही है और पूरा विश्व इससे नहीं बचा है, यानी हमारा भारत भी इसकी चपेट में और हमारे भारत के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। और इतना सब कुछ होने पर पूरे विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, उसने 1983 में वैज्ञानिक दल बनाया था जिसका नाम इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज था, जिसे शॉर्ट नेम IPCC के नाम से बोला जाता है। उसने 1987 में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें औसत तापमान आधा डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि तेजी से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो 1990 का जो दशक था वो सबसे ज़्यादा गर्म दशक था। और ये भी हमने पढ़ा था कि पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि सबसे ज़्यादा अमेरिका है जो कार्बन उत्सर्जन करता है, सेकेंड नंबर पे चाइना है और हमारा भारत भी इसमें हिस्सेदार है, 10वें नंबर पे है 4.1 जो कार्बन गैसेस उत्सर्जित करता है। इसलिए हमको मिलकर उस चीज़ को कम करना है और ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इस तरीके से कुछ कार्य किए जाए कि वैश्विक तापमान में वृद्धि दर जो 2% हो रही तो उसकी जगह 1.5% 1.5 डिग्री की वृद्धि हो। तो हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। तो आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है। गर्मी तेज पड़ती है तो जब बारिश के सीजन तक तो गर्मी चलती रहती है, फिर सर्दियाँ आती तो बारिश होती रहती है, तो मौसम पूरी तरीके से परिवर्तित हो रहा है। उसकी वजह से पहाड़ों की चोटियों पर, ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई बहुत तेजी से पिघल रही है। विशेषकर ग्लेशियर्स का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। और आपको बताओ कि ग्लेशियर्स को हम हिमनद भी कहते हैं, यानी कि बर्फ की नदी भी कहते हैं जो जमी हुई होती है। तो बहुत तेजी से उनका आकार सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का मौसम पिछले 10 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है, कि वहाँ पर 3 सप्ताह में बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है। अब इधर देखिए, आप सभी को पता है बेकाल झील है 1940 से बेकाल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पूर्व साइबेरिया की प्रसिद्ध बेकाल झील वेनेजुएला में वर्ष 1972 में पहाड़ की चोटियों पर 6 ग्लेशियर्स मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं। इसका मतलब समझते हो कि ये बता रहे हैं कि जो झील थी, बेकाल झील है आपके साइबेरिया में है। और जब साइबेरिया है वो पूरा ऊपर की तरफ है, अपने नॉर्थ पोल की ओर है, तो वहाँ पे साइबेरिया के अंदर जो बर्फ थी तो वहाँ पे 6 ग्लेशियर्स थे, मतलब बड़े बड़े 6 ग्लेशियर्स थे। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ बर्फ इतनी तेजी से पिघली। 1940 बता रहे हैं, 1940 कितने साल पहले, तो वहाँ उस समय हमारे वर्ल्ड में तापमान बढ़ना शुरू हुआ था। और जो बेकाल झील है उसके ऊपर वहाँ पर 6 ग्लेशियर्स थे, जो कि 1972 में 6 ग्लेशियर्स मौजूद थे, जबकि वहाँ अब अगर देखा जाए तो वहाँ 5 ही ग्लेशियर्स बचे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेकाल झील पर 1941 से तो तापमान में वृद्धि होना शुरू हो गया था। फिर 1972 में बता रहे हैं कि वहाँ पे वेनेजुएला में ना 6 ग्लेशियर्स मौजूद थे, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 5 ही ग्लेशियर्स है। एक ग्लेशियर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से पानी बन चुका है, वहाँ बर्फ जमना बंद हो गई थी, वहाँ पे गर्मी होने लगी है। एक बार वहाँ पे देखिए, 1940 से बेकाल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पूर्व साइबेरिया की प्रसिद्ध बेकाल झील वेनेजुएला में वर्ष 1972 में पहाड़ों की चोटी पर 6 ग्लेशियर्स मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में आप देखिए, ग्रीनलैंड है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, पूरा लैंड, मतलब ग्रीनलैंड जो जगह है आई थिंक वहाँ लोग रहते भी नहीं है, वो पूरी तरीके से बर्फ से जमा हुआ है। तो वहाँ ग्रीनलैंड के अंतर्गत 400 खरब टन अतिरिक्त, उससे भी ज़्यादा बर्फ हर साल पिघल रही है। अब ऐसा नहीं है अगर बर्फ पिघल रही है तो वापस बर्फ जमे, वो नहीं जम रही, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है कि वो धीरे धीरे बहती जा रही है, मतलब पानी में परिवर्तित हो रही है। पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में मिल रहा है।
यहाँ पहले के आकलन से 7% ज़्यादा है, कि पहले भी बर्फ़ पिघलती थी लेकिन 7% ज़्यादा बर्फ़ पिघलने लगी, इतनी तेज़ी से बर्फ़ पिघलने लग गई है। तो इन्होंने हमें 2 उदाहरण दिए, एक तो बेकाल झील का उदाहरण दिया है जो साइबेरिया में है। आपको पता है ना, जैसे ही सर्दी शुरू होती है, हमारे यहाँ सर्दी जब शुरू होती है, अब जैसे सर्दी आने वाली है, तो हमारे यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। आपको सबको पता है साइबेरियन क्रेन आती है, सर्दी जब दिसंबर जनवरी में जब तेज सर्दी पड़ती है तब साइबेरियन क्रेन आती है। क्यों आती है इसका रीज़न, क्योंकि साइबेरिया के अंदर जो साइबेरियन क्रेन है तो वहाँ पे भी सर्दी का मौसम तो सब जगह सर्दी का ही रहेगा। तो ऐसे समय में साइबेरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए साइबेरिया से इतने हजारों किलोमीटर दूर उड़कर हमारे भारत में आते हैं एक सामान्य तापमान के लिए, ठीक है। पर वहाँ पे साइबेरिया में भी अब देखिए इतनी गर्मी होने लगी है कि पिछले साल साइबेरिया से बहुत कम क्रेन्स आई थी, साइबेरियन क्रेन्स जो आई थी ना वो कम ही आए थे। तो ये बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। यह पहले के आकलन से 7% ज़्यादा है। इसके बाद देखिए, दुनिया भर की बर्फ पिघलने से सागरों का जल स्तर लगातार ऊपर उठता जा रहा है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब पूरे विश्व में, अब देखिए जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है तो पानी कहाँ आएगा। अब पानी तो ऐसा तो है नहीं, बर्फ जम जाती है तो क्या होता है, वो बर्फ जमी हुई रहती है तो पानी कहीं नहीं जाता, लेकिन जैसे वो बर्फ पिघलती है तो बह के और समुद्र में ही मिलता है। पहाड़ों से, अब पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जैसे वो पहाड़ से पिघली और वो समुद्र में मिलने लगी है, तो इसकी वजह से हमारे समुद्रों का जल स्तर है वो बहुत तेजी से ऊपर उठता जा रहा है। IPCC, आगे हमने पढ़ा था अभी फुल नेम इसका ना, तो ये कह रहा है कि IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यदि समुद्र का जल स्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो सकते हैं। केवल समुद्र का 1 मीटर, मतलब जितना होता है उससे 1 मीटर भी अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, अब ये सोचिए समुद्र इतने विशाल है तो 1 मीटर उठने के लिए भी कितना सारा पानी पिघलेगा, तब वो 1 मीटर ऊपर उठेगा। तो ये कहने अगर 1 मीटर भी ऊपर उठ जाता है ना तो हमारी दुनिया के कई हिस्से उसमें सागर में विलीन हो जाएंगे, पूरी तरीके से डूब जाएंगे, जिसके अंतर्गत मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मुंबई के समुद्री तटीय भाग, अंडमान निकोबार के द्वीप, नील नदी का डेल्टा, अमेरिका में फ्लोरिडा का तट, लुइसियाना के प्रांत के काफ़ी हिस्से इसमें शामिल है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी तक काफ़ी सारे द्वीप ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर डूब चुके हैं, चुकेंगे नहीं, चुके हैं, और अभी भी है कि थोड़ा और अगर जल स्तर बढ़ जाएगा तो ये देश तो पूरे ही डूब जाएंगे। जैसे मालदीव पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा, बांग्लादेश है वो पूरी तरीके से डूब जाएगा, हमारे मुंबई के समुद्र तट के सारे इलाके, देखो अभी आप देख भी रहे हो, हर साल आप देखते हो मुंबई में कितना ज़्यादा पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश आती है और हम न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि भाई मुंबई डूब रही है, मुंबई में पानी आ गया, भर गया है। तो वो उसका कारण यही है कि समुद्र का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये कुछ एरिया तो हमारे भारत के बताए, कुछ भारत के आसपास के हैं, अमेरिका वगैरह। ऐसा नहीं है कि विश्व में केवल भारत के हिस्से, पूरे विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं, बहुत से द्वीप ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर डूब जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारी जो जलवायु, एनवायरमेंट और जलवायु, उन सबको बहुत ज़्यादा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि पृथ्वी पे जो मौसम का चक्र चलता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़, बसंत, तो उसका जो सर्कल चलता है उसमें सागर का, मतलब समुद्र का और ग्लेशियर्स का उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्लेशियर्स पिघलने से, अब देखिए आगे पढ़िए, ग्लेशियर्स पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, तदुपरांत ये नदियाँ हमेशा के लिए सूख जाएंगी। इसका कृषि के साथ नदियों के तट पर बसे नगरों के जनजीवन और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ेगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये इसने कहा ग्लेशियर्स पिघलने से नदियों में पहले तो बाढ़ आएगी, उसके बाद नदियाँ सूख जाएगी। अब आप पूछोगे कि मैडम ऐसे कैसे होगा, नदियों में बाढ़ आएगी फिर सूख जाएगी। इसका कारण ये है कि जब बर्फ पिघल, अब अभी तो क्या होता है, बर्फ थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलती है तो वो कंटिन्यू नदियाँ बहती रहती है। अब जैसे अपन कहते हैं गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी बह रही है, तो बह कहाँ से कि मौसम बनता है
और वाष्पीकरण करने जाते हैं, ग्लेशियर्स पे हिमपात होता है, वहाँ बर्फ जमती जाती है, फिर बर्फ थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहती रहती है, तो वो नदियों का रूप ले लेती है। लेकिन जिस तेजी से गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उस तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघल गए तो एक बार नदियों में एक साथ पानी आता है, और जब नदियों में एक साथ पानी आता है तो बाढ़ आ सकती है। फिर क्या होगा, ग्लेशियर्स जब पूरी तरीके से पिघल जाएंगे, है ना, तो पानी कहाँ से आएगा, नदियों में नहीं आएगा। जब ग्लेशियर्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, पूरी बर्फ पिघल चुकी है, तो फिर नदियों में पानी कहाँ से आएगा। तो ऐसे समय में नदियाँ क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। यानी पहले तो ग्लेशियर जब एक साथ पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और ग्लेशियर जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो नदियाँ पूरी तरीके से सूख जाएगी। अब अगर नदियाँ सूख जाएंगी, यानी नदियों में पानी ही नहीं होगा, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, हमारी कृषि को होगा, खेती को होगा। यानी नदियों के किनारे किनारे जितने भी शहर हैं, जहाँ पर भी कृषि होती है, वहाँ के लोगों का जनजीवन, व्यवसाय सब पर असर पड़ेगा। असर कैसे पड़ेगा कि नदियाँ हैं, नदियाँ सूख जाएगी तो सिंचाई के साधन नहीं मिलेंगे, कृषि खराब होगी, यानी फसलें खराब होगी, उससे जो जीवन है वो बेकार होगा, नुकसान होगा, कृषि नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, व्यवसाय हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ तो भारत में तो पहले 70% कृषि होती थी, अब 60% तक कृषि होने लग गई है, कम हो चुका है। तो वो खेती पे बहुत नुकसान, बहुत सी चीज़ें हैं, कच्चा माल हमको खेती से ही मिलता है, फसलों से ही मिलता है। आपको पता है जैसे कपास वगैरह है, जूट है ना, पटसन वगैरह का जो भी काम होता है वो सब हमको उससे ही मिलता है, पेड़ों से मिलता है ना, तो उससे गहरा जीवन पर असर पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ, ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता को वर्णित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि संभावित प्रलय से बचने के सभी मार्ग हो चुके। अब ये कह रहा है कि आज अभी हमने चैप्टर में इतना सब कुछ पढ़ा, तो आप भी डर गए होंगे कि अरे ऐसा हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी डूब जाएगी, हम कैसे बचेंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो हम इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर सकते हैं, यहीं रोक सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो भयावहता है, भयानकता है, उससे जो हमको डर लग रहा है, उसको वर्णन वो सब बताने का केवल तात्पर्य ये मतलब आपको डराना नहीं है, आपको ये बताना कदापि नहीं है कि प्लेयर से सभी मार्ग बंद हो चुके, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इतना नुकसान हमको हो सकता है और हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरीके से हम हमारे देश को बचा सकते हैं, हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं, तो वो हमको इससे पता चलेगा। धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें। अब देखिए अपन कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी पृथ्वी पर बढ़ रही है। हमने ये कहा जितने भी हम सुविधा के साधन देख रहे हैं या हम पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमने जितनी चर्चा की है तो केवल आपको डराना है ना, पहले आ जाएगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी रास्ता है, अगर अभी भी हम ध्यान दें तो हम हमारी धरती को बचा सकते हैं, अपने आप के बचा सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं। किस तरीके से बचा सकते हैं, धरती का जो तापमान वृद्धि उसको फैलाने का सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि वायुमंडल में जाकर हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सौंपते हैं, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जो कि जीवनदायिनी गैस है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें हैं। पेड़ पौधों को ये गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है कि पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा इस गैस को सोखते हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल हम इसी चीज़ को मान सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा वनों की रक्षा कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, जो गवर्नमेंट है वो इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उपाय कर रही है, नित नए नए तरीके बनाती है कि आप इस तरीके से कीजिए, ये पेड़ पौधे उगाइए, है ना, और वनों को भी वो डेवलप कर रही है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पेड़ों की, देखिए एक जगह हम वो सबको चीज़ों को बचा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लालची हैं, केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ मैं, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत लालची, जिनको केवल अपने सुख से मतलब है, पैसों से मतलब है। तो वो लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे वनों की कटाई करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं,
जिसे हम कहते हैं अवैध कटाई, यानी कि कानूनी रूप से गलत जो कटाई की जा रही है, अवैध कटाई करते हैं और उन लकड़ियों को बेच देते हैं, जिससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान होता है। अब ये कह रहे हैं मात्र 1 हेक्टेयर पर लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा सोख सकते हैं। अगर हम माने कि 1 हेक्टेयर में भी जंगली पेड़ है तो पूरे वर्ष में 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं, वो पेड़ पौधे उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई न करके जैविक कृषि तकनीक अपनाई जाए, अगर जो से तकनीक है जैविक कृषि की तरह अपन अपनाई जाए, जैसे पहले के ज़माने में हुआ करती थी। आजकल तो हम क्या करते हैं, वो जो कृषि हो रही है उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे मशीनों के द्वारा कृषि करते हैं, तो मशीनें भी कहीं ना कहीं तो धुआं देती ही है ना। फर्स्ट सेकंड क्या है हमारा, उसमें रासायनिक गैसें डाल देते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को नुकसान करती है, रसायन वगैरह। लेकिन जैविक कृषि करें, यानी कि जैविक कृषि से मतलब उसमें हम खाद वगैरह जैविक डालें, तो उसकी वजह से जो खेती होगी उनको नुकसान भी नहीं होगा। तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि से 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकते हैं। अगर हम ये जैविक कृषि करेंगे तो हम उन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वायुमंडल में घुलने से रोक सकते हैं। कितने? 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को, ठीक है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों से मिलती है। अब सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे निकलती है? जो ऊर्जा के परंपरागत साधन है। परंपरागत साधन से मतलब है जिनको आप एक बार खर्च कर देते हो तो वापस नहीं मिलते हैं। जैसे पेट्रोल जल गया तो आप पेट्रोल को वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे लकड़ी है, कोयला है, गैस है, ये हमारे परंपरागत साधन कहलाते हैं। ये हमको ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो अगर हम इनका उपयोग करना कम कर दें तो कहीं ना कहीं हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से नुकसान होगा। तभी तो आप देखिए जितने भी जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह हैं, ये सब जो चलते हैं, तो अपन कहते हैं ई रिक्शा चलाओ, जिसके अंदर सीएनजी गैस यूज़ होती है, पेट्रोल यूज़ या डीजल यूज़ नहीं होता है। तो ऐसी अब ट्रेनें वगैरह भी चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें वगैरह चलने के लिए कह रहे हैं, जो स्पीडली भी होती है और वो डीजल और पेट्रोल की वजह से नहीं चलेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के अपरंपरागत साधनों जैसे पवन चक्की है, सौर ऊर्जा, इसको प्रयोग बढ़ाए बिना हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात नहीं पा सकते। यानी इन्होंने कहा है कि अगर हम परंपरागत साधनों को यूज़ करते रहेंगे, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेज है, तो कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती रहेगी। और वहीं अगर उनको प्रयोग ना करके हम अपरंपरागत साधनों जो कि हमारी ज़मीन से नहीं निकलते, खनन से नहीं निकलते हैं, जैसे पवन चक्की है, सौर ऊर्जा है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हमें निजात दिला सकते हैं। और इस सौर ऊर्जा का तो बहुत प्रयोग होने लगा है, लोगों ने खेतों के अंदर भी अपने सौर यंत्र लगा रखे हैं, है ना, सोलर सिस्टम लगा रखे हैं, जिसकी वजह से देखो बिजली भी बचत होती है और कहीं ना कहीं अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह भी कम यूज़ होती है। तो ये जो चीज़ें, इसकी वजह से हम ना ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम छूट सकते हैं अगर लोग यूज अपनाएं तो। जलवायु परिवर्तनों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हो चुकी है। अभी बता रहे कि ऐसा नहीं कि जलवायु पर कभी तो एक ही समझौता है, पेरिस जलवायु समझौता, उसके अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय मतलब अलग अलग देशों के बीच में समझौते और संधियां हुई हैं। 1997 में संपन्न क्योटो संधि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। जो क्योटो संधि है वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे है? क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के निस्तारण पर अंकुश के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो क्योटो संधि उन्होंने बताई है, उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निस्तारण के लिए, मतलब उसको बाहर निकालने के जो अपन निकालते हैं उसको रोकने के तमाम साधन, बहुत सारे साधन हमारे पास मौजूद हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर, यानी पूरे विश्व को एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव का सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। ऐसा नहीं है आपस में आप लड़ते रहोगे, करते रहोगे, तो आप इस समस्या से, ग्लोबल वार्मिंग से आप बच नहीं सकते हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पूरे विश्व को एकजुट होकर इस जो हमारी समस्या है उससे निजात पानी होगी, उससे अपने आप को छुड़वाना होगा।
तो पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसलिए उसकी रक्षा भी हमारी सुरक्षा नीति है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ही हमारी स्वयं की हम रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण क्या है, भविष्य का सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा में हमारी रक्षा नीति है। तो आप सभी को कैसा लगा पाठ? अच्छा लगा? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत मज़ा भी आया होगा और सबसे बड़ी बात, आप सभी को बहुत ही ज्ञान मिला होगा, बहुत ही नॉलेज मिली होगी। जो चीज़ आपको नहीं पता थी वो हमने इस पाठ में पढ़ी है और ऐसे पाठ तो किताबों में होने चाहिए, जिससे क्योंकि हम आप लोग जो है वो आने वाली पीढ़ी है और हम इस देश का भविष्य, तो हमको ये चीज़ पता होगी कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हम उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो अब आप सभी सोच लीजिए कि आप सभी को ये मान लीजिए आपको हर वर्ष में कम से कम एक पेड़ तो लगाना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका जब जन्मदिन आता है, घर में किसी का भी जन्मदिन आता है आपके परिवार में, तो आप एक पेड़ लगाइए। अब आप सोचेंगे हम पेड़ कहाँ लगाएं? घर के बाहर लगाइए, खाली जगहों पे लगवाइए, अपने विद्यालय वगैरह होते हैं उनके वहाँ लगवाइए। तो आप कहीं भी लगा सकते हैं ना पेड़। पेड़ घर में भी लगा सकते हैं, आप उसमें भी लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की छोटा सा ये हमारा योगदान होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने का, या ये कह दीजिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। नहीं तो सोचिए जिस तरीके से इसमें भयावहता बताई गई है कि अगर हमने नहीं रोका तो आने वाला समय हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप सभी भी पेड़ पौधे लगाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे ना। तो हम क्लास ये समाप्त करते हैं, इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए